नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का IRI वाला यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस खास पेशकश में हमारे साथ मौजूद है एक IAS ऑफिसर जो कि एग्रीकल्चर के ही स्टूडेंट है। हेमंत हमारे साथ मौजूद है। हेमंत बेसिकली हमारे हनुमानगढ़ से बिलोंग करते हैं, तो हेमंत से ही जानते हैं, थोड़ा अपने बारे में बताइए। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। मेरा नाम हेमंत पारिक है। मेरा जन्म गांव मिरान, तहसील बादरा, जिला हनुमानगढ़, राजस्थान में हुआ है और वहीं से मैंने अपनी स्कूलिंग की है। मैंने अपनी 12th तक की स्कूलिंग हिंदी मीडियम से की है। उसके बाद सर मैंने जेट का एग्ज़ाम दिया था, तो उसमें मेरा नहीं हुआ पहले में, और सेकंड टाइम हुआ तो फीस के पैसे नहीं थे तो वो सीट छोड़ दिया। तब पता चला ECR का भी एग्ज़ाम होता है, किसी ने बताया, तो दोस्तों ने फॉर्म भराया, फिर एडमिशन लिया, फिर आपका जूनियर बन करके मैं SKN कॉलेज में आया। और ये जर्नी मेरी हिंदी मीडियम की थी। वहाँ तक भी मुझे UPSC का नहीं पता था। फिर धीरे धीरे ग्रेजुएशन में पता चला और वहाँ से मेरा ग्रेजुएशन हुआ है। फिर ग्रेजुएशन के बाद मैंने ये अटेम्प्ट दिया और इस बार मेरा सिलेक्शन हो गया है। बहुत बहुत बधाई हो आपको हेमंत। और हमारे बिल्कुल करंट जूनियर थे हेमंत, और मैं हेमंत से जानना चाहूंगा कि कैसे उनके UPSC को लेकर आया कि हाँ, एक एग्रीकल्चर स्टूडेंट के बेसिकली आता नहीं है, बहुत कम। जैसे कि UPSC के अंदर भी हम देखेंगे कि जो इस लाइन के अंदर बहुत कम हमारे एग्रीकल्चर के स्कॉलर्स और स्टूडेंट्स आते हैं, तो आपके दिमाग में ये कैसे आया कि हाँ, मेरे को भी IAS बनना है? सर इसकी एक स्टोरी है पीछे। जैसे मेरे माता जी है, वो मनरेगा में काम करते हैं, ठीक है। तो एक बार क्या है कि हमारे मनरेगा में सबको पता है लूप होल्स हैं, तो 200 रुपए आते हैं, 220 आते हैं, उसकी जगह 70-80 रुपए मिलते हैं। तो मम्मी की पानी की बारी थी एक बार, तो पानी पिलाते हैं वो 20 रुपीज एक्स्ट्रा मिलते हैं, मतलब 80 की जगह 100 मिल रहे थे, तो वो नहीं आए थे। तो मम्मी, मैं घर गया एक बार तो रो रहे थे, तो मैंने कहा भी रो क्यों रहे हो, माँ रोती है तो बुरा लगता है। तो उन्होंने कहा कि मेरे 20 रुपए खा गए वो। लड़ाई हमारी 220 की नहीं थी सर, सिर्फ 20 रुपए की थी कि हमें 100 मिलने चाहिए। तो उसी ऑफिस में मेरा दोस्त काम करता था, तो मैं मम्मी को कहा कि मेरा तो दोस्त ही है, वो काम हो जाएगा। मैं वहाँ गया तो वहाँ दोस्त था, 2 और बैठे थे सेक्रेटरी वो। तो जाने के बाद मैंने पूछा तो उन्होंने प्यार से समझाया आराम से शुरू में कि यार ऐसे चलता है, ये मैनेज करना पड़ता है, ज़्यादा पब्लिक है। तो मैं ताज़ा ताज़ा तब मतलब सीखा ही था 2-4 वर्ड। मैं क्या रिकॉर्ड दिखा दो मेरे को, तो बोले ज़्यादा कलेक्टर मत बन हम पे। वो सेक्रेटरी ने उन्होंने धमकाया और वहाँ से निकाल दिया। मुझे नहीं पता था कलेक्टर कंडक्टर में क्या फर्क है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे लगा कंडक्टर ही बोला होगा। मैं घर आया, मायूस होकर बैठ गया। उसके बाद मेरा जब जॉबनेर में एडमिशन हुआ, तो जो रैगिंग चलती थी अपने कॉलेज में, तो वहाँ मेरी चल रही थी ट्रीट, जिसको ट्रीट बोलते थे। तो उसमें एक सीनियर पूछ रहे थे कि किसको क्या बनना है, तो सब अपना विजन बता रहे थे। कोई सुपरवाइजर का बता रहा था, कोई बोल रहा था प्राइवेट कंपनी है पापा की, या कोई AP बनूंगा। वहाँ मतलब वहीं तक था उनका, और मेरे को पता ही नहीं था कि क्या स्कोप है। तो मैंने पूछा कि सर स्कोप क्या है इसमें? तो स्कोप जब मैंने पूछा तो मतलब हंसने लगे सारे। सबसे पहले तो इसको पता ही नहीं इसको बनना क्या है। उसके बाद थोड़ा देर सोचने के बाद वो सर बोले IAS बन जाएगा। तो मुझे लगा सर कल की तरह पेपर होता होगा, क्योंकि मैंने कॉलेज से पहले D ग्रुप का एग्जाम दिया था, उसमें मैं फेल हो गया था। तो वो बन जाऊंगा सर, एक पेपर 1-2 कितने होते हैं बताओ? तो पहले सर्च करना फिर देखना। तो मैं क्या कोई होता होगा अच्छा, भी इतने बंदे हंसे, मैं देखता हूँ। तो घर आया, मैं एक भाई रहते थे दिल्ली, उनसे पूछा तो उन्होंने भी समझाया कि एक बार कोई और तैयारी कर ले। फिर यूट्यूब पे सर्च किया तो उन्होंने भी 2-3 चैनल भेजे। फिर कहीं से सर एक वीडियो में आया था IAS से कलेक्टर बनते हैं, और वो फिर हिट हो गई और मेरी माँ के लिए बोला था। तो उस टाइम सोचा था सर कि अगर कलेक्टर बनने के बाद मैं उन हजारों लाखों मनरेगा वालों के साथ जस्टिस कर सकता हूँ तो कोई बड़ी बात नहीं है सर, पेपर ही तो है, कर लूंगा। तब भी मुझे नहीं पता था इसके इतने पेपर देने पड़े। मुझे लगा एक प्री होगा, एक मेन होगा, और बाद में पता चला प्री में 2 है, मेंस में 9 पेपर है। वो धीरे धीरे पता चला। तो तब मैंने हिंदी मीडियम से शुरुआत में धीरे धीरे स्टार्ट कर दी तैयारी। फिर मैंने देखा कि हिंदी मीडियम के तो रिजल्ट भी नहीं आ रहे, तो फिर धीरे धीरे सर पहले इंग्लिश के साथ लड़ाई की, क्योंकि इंग्लिश 12th तक तो कोई स्टार्ट नहीं होता था हमारे, तो थी नहीं इतनी अच्छी। और उससे जैसे 12th के बाद JBT किया मैंने, उसमें मेरी इंग्लिश में बैकलॉग थी, तो इंग्लिश के साथ इतना अच्छा बनी नहीं कभी। तो फिर इंग्लिश सीखा पहले और उसके बाद फिर तैयारी स्टार्ट की। ऑलराइट। तो सर एक चीज आप हमें ये बताइए कि जब एग्रीकल्चर एजुकेशन जब आप BSc कर रहे थे, तो ये जो थॉट नहीं आने का रीजन था, तो ये आप क्या सोचते हैं कि क्या चेंजेस एग्रीकल्चर एजुकेशन सिस्टम में होने चाहिए ताकि BSc का बच्चा सोचे भी और उसको सोच के एक्शन में भी लाए कि उसको मुझे एक
कैरियर अपॉर्चुनिटी में जब भी बात होती है तो वो ज्यादा से ज्यादा क्या सोचता है, सुपरवाइजर, एओ, डबल एओ, एपी, साइंटिस्ट, लास्ट यहाँ तक पहुंचता है, ज्यादा से ज्यादा अगर पहुंच सकता है तो वो सिविल सर्विसेज को कभी काउंट ही नहीं करता। तो क्या आप चेंजेस देखते हैं कि सिविल सर्विसेज को काउंट भी करे और उसमें वो एडिशन भी करे कि हाँ मैं ये भी बन सकता हूँ? सोच वो होती नहीं है सर, मेरे हिसाब से बढ़ा दी जाती है कि जब 11th-12th में होते हैं ना, तब कोई नहीं बोलता कि आप आगे जाके यूपीएससी कर सकते हो, कोई टीचर। सब बोलते हैं सुपरवाइजर का फार्म आएगा 12th के जस्ट बाद, भर देना, नौकरी मिल जाएगी, ठीक है, या एलएसए का आएगा, वेटरनरी का। कोई बोलते हैं नहीं कि यूपीएससी होता क्या है। जब कॉलेज में आते हैं तब उनके वो सुपरवाइजर वाली बैठी होती है, ऊपर से कॉलेज वाले बिठा देते हैं, इसमें इतना कंपटीशन है, सुपरवाइजर की तैयारी करो। जैसे मैं कॉलेज में था सर, क्लास में मैंने सिंगल टीचर से ये नहीं सुना कि यूपीएससी करो। सब बोलते थे क्लास में आके सुपरवाइजर की तैयारी कैसी चल रही है। तो ये एक सोच ही बना दी जाती है। और एक अपन एग्रीकल्चर में मोस्टली सर रूरल बैकग्राउंड में आते हैं, तो हम सोच लेते हैं कि ये आईएएस वाईएएस अपने लिए नहीं बना, ये बड़े लोगों का है। True. एक वहां से भी थोड़ा डर हो जाता है। तीसरा, फिर हम अगर तैयारी स्टार्ट करते हैं तो स्पोर्ट्स से ज्यादा टांगे खींचने वाले हैं कि ओ आईएएस ये वो। जैसे मुझसे मेरे क्लासमेट ही पूछते थे यूपीएससी का फुल फॉर्म क्या है, तो उस टाइप के हो गए। टीचर बोलते थे कि खराब हो जाएगा, सुपरवाइजर की तैयारी कर ले, या कोई 10-15 हजार की नौकरी मिल जाएगी, कंपनी में सेट करा देंगे, तो स्पोर्ट नहीं मिल पाता। और इवन टीचर्स को भी नहीं पता होता मोस्टली कि यूपीएससी है क्या। सही बात। तो अवेयरनेस नहीं है इतनी। फिर शुरू से बच्चों को 11th-12th से ही बता दें कि ऐसे यूपीएससी एग्जाम होता है, करे ना, अगर उसकी मर्जी है। सही बात। लेकिन कम से कम उसको बता तो सकते हैं ना कि शुरू में यूपीएससी बताओ, तुम सुपरवाइजर शुरू में बता रहे हो, तो वो थोड़ा सा गलत हो जाता है। राइट। आपने इस समय डर की बात की कि बच्चा डरता है इन सपनों को लेके कि भाई क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। मुझे लगता है डर कहीं ना कहीं सपोर्ट से भी होता है कि अगर आपकी फैमिली में कोई ऐसा बंदा है जिन्होंने कभी ऐसा कुछ आउटब्रेकिंग किया हो, कि अगर कोई ऐसा बंदा जो आपको गाइडेंस के लिए है, जैसे आप अभी अपने बता रहे थे कि जॉबनेर में गए और आपने ऐसी अपॉर्चुनिटी बोली कि अगर कोई भी तैयारी कर रहा है तो मैं हमेशा मैं अगर सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ, तो क्या अगर ऐसा मेंटर मिलने पे बच्चा सोच सकता है और उस डर से उभर सकता है? सर सबसे बड़ा रोल मुझे लग रहा है ना जर्नी में, तो मेंटर का है। जैसे मैंने तैयारी स्टार्ट की तो अपने कॉलेज में सोनू जैन सर को शायद आप जानते हैं सर जी। तो वो यूपीएससी ड्रॉपर है जी जी। जैसे सोनू जैन सर को आप जानते हैं तो वो यूपीएससी ड्रॉपर है। उन्होंने मुझे सपोर्ट किया शुरू में, उन्होंने सपोर्ट किया, फिर धीरे धीरे पता चला क्या है यूपीएससी, किताबों के बारे में। फिर सर मैं रैंडम मैसेज किया था टेलीग्राम पर गौरव पांडे सर को। अच्छा। उन्होंने 2020 में इंटरव्यू दिया था और फाइनल लक ने फेवर नहीं किया तो हो नहीं पाया उनका। तो मैंने कहा कि सर मेरे लिए तो आप आईएएस हो, आपका 5-10 नंबर से छूटा है, मुझे तो प्री निकालना, मेंस निकालना, आप तो इतना आगे पहुंचे हो, तो गाइड कर दो। तो उन्होंने उस दिन से मुझे पता नहीं कैसे गाइड करना स्टार्ट किया, अपने नंबर दे दिए। जब भी मुझे कोई दिक्कत आती मैं उनसे पूछता, तो मुझे लगा कि मेरे पीछे तो एक आईएएस का हाथ है। सही बात है। में और भगवान ने ऐसी सुनी कि 2021 में उनका आईपीएस हो गया। अब वो आईपीएस है एमपी कैडर में। तो मुझे मेंटर का सपोर्ट मिला है, मैंने कोई कोचिंग नहीं ली, क्योंकि आपको पता है फैमिली बैकग्राउंड मनरेगा से तो कोचिंग के पैसे थे नहीं। सही बात। तो अगर मेंटर को देख के आप चल रहे हो कि जो बता रहे हैं बेसिक बुक, ज्यादा रिसोर्सेज के पीछे नहीं भागोगे, मेंटर होगा तो उनको पता है सर क्या एनसीईआरटी कितना पढ़ना है, स्टैंडर्ड बुक क्या पढ़ना है, तो वो इकट्ठा नहीं करेंगे। अपन कलेक्टर बनने हैं तो मटेरियल कलेक्टर बन के रह जाते हैं, तो वो नहीं होगा एक तो वही। श्योर, आपने ये बात बहुत अच्छी बोली कि मटेरियल कलेक्टर बन के रह जाते हैं, कलेक्ट करने के अंदर रह जाते हैं। और कोई भी एग्जामिनेशन, इवन जस्ट नॉट यूपीएससी, हम कोई भी एग्जाम की बात करते हैं तो हम ये समझते हैं कि जो ज्यादा बुक्स पढ़ लेगा उसका ज्यादा सिलेक्शन होने के चांसेस है। फॉर एग्जांपल एक हम जेआरएफ एक एग्जाम छोटी है बट एग्रीकल्चर डोमेन के अंदर वो एक बड़ी एग्जाम है जेआरएफ और एसआरएफ, उसके अंदर जैसे कि आईआरआई में आने की अपॉर्चुनिटी मिलती है और अच्छे इंस्टीट्यूट से अपनी मास्टर्स या पीएचडी कर सकते हैं। तो उसके अंदर भी स्टूडेंट्स करते क्या है कि बहुत सारी बुक्स वो देख लेंगे, वो बुक्स को कलेक्ट कर लेंगे, फिर उसको पढ़ते नहीं है, वो जो जो उसमें तो बुक्स ले आते हैं उसके बाद करते नहीं है, और ज्यादा कंटेंट पढ़ने से होता है कि रिवीजन नहीं कर पाते हैं, तो फाइनली होता है कि मगअप हो जाता है और जो आउटपुट मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाता है। ठीक है, ओके हेमंत, तो हम आपसे ये और जानना चाहेंगे कि अगर आज कोई हमें बीएससी फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट सुन रहा है, बीएससी सेकेंड ईयर का या एमएससी फर्स्ट ईयर का भी सुन रहा है, तो वो किस प्रकार से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकता है और क्या वो कर सकता है? क्या आप उसको कॉन्फिडेंस ये दिलाइए कि हाँ आप भी कर सकते हो? सर करने की अगर बात मैं कहूँ तो मैं अपना बैकग्राउंड बताऊं, मेरे 10th में 60% है, 12th में 70% है, जेबीटी में मेरे बैकलॉग है, और कॉलेज के स्टार तो आप काउंट भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हर सेमेस्टर में 1-2 स्टार तो मिलते रहते थे मुझे गिफ्ट में। तो मैं एवरेज स्टूडेंट था,
बिलो एवरेज भी बोल सकते हो आप। और मैं अगर कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है। अगर कोई फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, उसको है कि यूपीएससी करना है, तो वो एक्सप्लोर कर ले खुद को, क्यों करना है। जैसे मेरा था सर कि मैं जिस बैकग्राउंड से आता हूँ, मनरेगा वाला हो गया, मुझे उनके साथ जस्टिस करना है। एग्रीकल्चर बैकग्राउंड है और फार्मर से अपन इंटरेक्ट करते हैं, देखते हैं सर कितनी प्रॉब्लम है। राइट। तो सबसे ज्यादा अगर किसी को समस्या है तो फार्मर्स को, सबसे ज्यादा अगर अपॉर्चुनिटी किसी के पास है तो फार्मर्स के पास, लेकिन उसको मिल नहीं पा रही क्योंकि उसमें बेचारे में अवेयरनेस ही नहीं है। ठीक है, और जो मतलब अपर लेवल है वो लोअर तक पहुंच नहीं पा रहा। जो लैब टू लैंड का कॉन्सेप्ट है वो तो लागू हुआ ही नहीं। बिल्कुल सही बात। तो मुझे लगा सर कि अगर रूरल बैकग्राउंड से उठ करके हम जाएंगे, अब एग्रीकल्चर में अगर मैं जाऊंगा तो मेरा पहला टारगेट ये होगा कि एग्रीकल्चर में मैं थोड़ा, जैसे एग्रो इंडस्ट्रीज है उनको प्रमोट करें, उनके ऊपर कोई बात ही नहीं करता। राइट। अगर एक गांव में एक एग्रो इंडस्ट्री लगा दे तो भी 100 व्यक्तियों को रोजगार मिल सकता है। फार्मर्स को बहुत फायदा होगा उस चीज से, फार्मर्स का भी फायदा है। जैसे फार्म लॉज आए थे, यहाँ पे फार्मर ने हड़ताल कर दी, उनको अवेयरनेस ही नहीं थी भी उनके फायदे के लिए कि नुकसान के लिए। उनको किसी, शायद ही किसी फार्मर ने वो एक्ट पढ़ के देखा हो बेचारे को, उनको जिन्होंने लगाया ना कि ये नुकसान है वो आ गए। तो मुझे लगा कि उनके लिए काम करने का सबसे सुनहरा अवसर जो है वो यूपीएससी है। जितनी स्कीमें आएंगी वो भी अगर हम फार्मर को बता देंगे ना, नया करने की जरूरत नहीं है हमें, एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी है, ड्रिप इरिगेशन, उन पे कितनी सब्सिडी मिल रही है। सर मुर्गा फार्म करते हैं अगर अभी भी, उसके ऊपर 1 करोड़ तक का लोन मिलता है, लेकिन मुझे लगता है शायद तक कोई पूरी तस्वीर में सिंगल फार्मर होगा जिसको पता होगा ये बात, नहीं पता। मुर्गी फार्म पे, बकरी जो पालन है उस पर इतना मिल रहा है। वो चीजें हम सीखते हैं सर यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो, और अगर वो चीज हम वहां पे इम्प्लीमेंट करेंगे बन करके, तो मुझे लग रहा है सर फार्मर की इनकम डबल का सपना वो ट्रिपल कर सकते हैं। लेकिन वो लगन होनी चाहिए, फिर वो थोड़ा जुनून आना पड़ेगा वहां। और आप सॉरी सर, वो तैयारी स्टार्ट कर आपने कैसे करना है। तो एक तो सर न्यूज़पेपर मेरा दोस्त रहा है शुरू से, न्यूज़पेपर मैंने कभी नहीं स्किप किया। अपने जॉब में स्पेशल दा हिंदू आता है तो लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ो, और एक एनसीईआरटी बेसिक से स्टार्ट करना है आपको देखना है कि लोग क्या बोल रहे हैं, भाग रहे हैं, वो नहीं सोचना। जितना अच्छा नहीं होगा उतनी बढ़िया इमारत बनेगी उसके ऊपर। तो बेसिक एनसीईआरटी है और स्टैंडर्ड बुक है, सबकी एक बुक होती है और एनसीईआरटी होती है 6 to 12। उनको आप अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद आपको, मुझे नहीं लगता सर कि कोई रोकेगा। धीरे धीरे अगर हाँ कोई दिक्कत आ रही है तो सपोर्ट करने के लिए सारे तैयार होते हैं, हेल्प करने के लिए। हेल्प करने वाले बनो, लेने वाले बनो आप पहले। राइट। कि लगेगा सर मेहनत कर रहे हैं तो हेल्प करेंगे। अब दिख रहा है 2 दिन मैसेज करें, हेलो सर समझाइए, समझाते हैं। तीसरे दिन गुड मॉर्निंग आ रहा है तो वो समझ जाते हैं कि वो पढ़ाई के लिए नहीं, कैसे मैसेज कर रहे हैं इस टाइप के। एक वो नहीं करना। एक मेरा सबसे बड़ा जो साथ रहा वो ये था कि मैंने जिस दिन तैयारी स्टार्ट की उस दिन से मेरे पास कोई भी प्रकार का सोशल मीडिया नहीं था। इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप तीनों मैंने डिलीट कर दिए थे। तो एक ये हो गया, एक दोस्तों का सपोर्ट भी मिल सकता है आपको, तो वो ही है सर। ये जो सोशल मीडिया की आपने बात कही, ये द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो आज किसी को भी अपने लक्ष्य को सोचने भी नहीं दे रहा है। जो 1.5 GB या 2 GB जो फ्री मिल रहा है या अनलिमिटेड जो मिल रहा है, वो जो आज का यूथ है उसको ये सोचने का मौका नहीं दे रहा है कि वो कर क्या रहे हैं। मतलब वो बोलते हैं ना कि जो 1.5-2 GB है आपका, वो बेरोजगारी का एहसास नहीं होने देगा। और तो अपने जो सोशल मीडियाज है आप बाद में हैंडल कर लीजिएगा। पहले कुछ ऐसा बन जाइए कि आपको देखकर कोई आपको सलाम करे, आपका हर जगह एग्जाम्पल दे। शायद ही कोई होगा जो डायरेक्ट जॉबनेर जैसी यूनिवर्सिटी से, हमारे कॉलेज से ग्रेजुएशन करके डायरेक्ट यूपीएससी में चयन हुआ हो। हेमंत जी ने एक वो जो नींव है वो रख दी है। हम चाहते हैं कि एग्रीकल्चर के हमारे जो भी स्टूडेंट्स हैं वो इस नींव को और आगे बढ़ाए और इस मकान को इतना बनाए कि जो हमारे जो फार्मर्स के लिए, जो हमारा बेसिक जो रूरल जो कम्युनिटी से जो बिलोंग करते हैं, वो स्कॉलर्स, वो स्टूडेंट्स, वो यूथ आगे जाकर यूपीएससी में आईएएस बने, कलेक्टर बने और अच्छी पोस्ट पे जाए। और कहीं ना कहीं फार्मर्स के लिए वेलफेयर करने का द मोस्ट इम्पोर्टेंट तरीका है वो। ठीक है, वो भी है सर इसमें कि लोग पता है सोशल मीडिया क्यों चला रहे हैं, कि उनके दोस्त कहीं छूट जाएंगे। हाँ, सबसे बड़ा फैक्टर है। हाँ। और सच बता रहा हूँ सर, कोई नहीं छूटता। मेरे जितने पहले दोस्त थे ना, आज भी वो सारे हैं। आज तो डबल हो गया। इवन किसी के साथ आपने एक दिन चाय भी पी है ना, वो भी बोल रहे हैं यार अपन बेस्ट फ्रेंड है। यही जिस दिन बन गए, नहीं बनेंगे ना सर, फोन नहीं उठाते, पता है पैसे मांगेंगे या कुछ काम होगा। श्योर। ठीक है, तो मेरे हिसाब से सर वो सबसे बड़ा डर है कि यार मेरे दोस्त छूट जाएंगे, ये वो। कुछ नहीं होता, सब बकवास बातें हैं। ठीक है, जो आपका दोस्त है वो बाद में ही बन जाएगा। राइट। हाँ। ये जो फियर ऑफ मिसिंग आउट फोमो हाँ। जो होता है ना कि भाई हम
चीजों से पीछे छूट जाएंगे, सोशल मीडिया पे नहीं दिख रहे तो हमारा एक अपीयरेंस गायब हो जाएगा, वो शायद बिल्कुल फालतू चीज पता है। नहीं सर, कूल आप होने के क्या मिल cool रहा है बनने थोड़ा। के जरिए। एक जोबने में देखते वो गेड़ियां मारते थे, मेरे पास भी वही ऑप्शन था कि Right. मेरे भी दोस्त थे सर गेड़ियां मारने वाले, मैं भी उसी गैंग का मेंबर हूँ। मेरे पास दो ऑप्शन थे, तो मैं उनके साथ चला जाऊं, मना तो वो भी नहीं करेंगे। दूसरा था कि मैं लाइब्रेरी जाऊं, तो मेरा फिक्स था सर 9 से 5 अपना कॉलेज होता है जोबनेर, मैं फिक्स 5:30 A1 लाइब्रेरी में पहुंच जाता था। रात को 12:30 या कई बार तो रात के 1:30 बज जाते थे। मेरा आराम से 6 से 8 घंटे मेरे को डेली पढ़ना है मेरा होता था, क्योंकि अपने माँ बाप को देख करके चलो ना यार। सही बात कि है। आज अगर आपको इतना बड़ा किया है उन्होंने, तो ये देखने के लिए थोड़ी किया है कि वो सेम उसी लेवल पे रहे। आप अगर गरीब हो तो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप इस गरीबी रेखा से अपने परिवार को निकाल रहे हो, तो आप स्टार बनोगे उनके। सही बात। ठीक है, तो मेरे हिसाब से कि घर वालों को मेरे, तो मैं अपने जो भी मेरा मन सबका करता है सर गलत करने का, जो भी Obviously. डिस्ट्रक्शन आते थे ना, मैं एक बार सोचता मेरी माँ है यार मनरेगा में 70-80 रुपए ला रही है, इनका अगर मैं सिगरेट पी लूंगा या कुछ भी कर लूंगा या किसी पे भी उड़ाऊंगा कैफे में जाके कहीं पे भी, तो मतलब बेचारी की एक दिन की मेहनत है उसकी, मेरा 10 मिनट का है, इससे अच्छा मैं पढ़ लेता हूँ। राइट तो सर। वही है। आपने डिस्ट्रैक्शन की बात करी ना, तो जैसे रोहिता सर ने बताया सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, लेकिन सोशल मीडिया एक पार्ट है, उसके अलावा बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन एक एस्पिरेंट अपनी जर्नी में पाल लेता है। जैसे वो किसी को अपने साथ में ऐसा सोचता है कि मैं इस जर्नी में एक पार्टनर होना चाहिए, एक जर्नी में ऐसा बंदा होना चाहिए जो मुझे दिल से सपोर्ट करे। क्या सच में इन चीजों की कोई अहमियत है एक एस्पिरेंट की जर्नी में? वो सर मैं अगर पर्सनल होता हूँ तो मैं भी रिलेशनशिप में था, मतलब दोस्त रिलेशनशिप कम दोस्त जो भी मान लो, जो मुझे बहुत अच्छा रिलेशनशिप support होता है मिला। शायद उसकी। हाँ, लेकिन वो नहीं है इसका मतलब कि आप सारा दिन उसी पे लगे हो। राइट। हेल्दी हाँ। रिलेशनशिप। हाँ, उसका मतलब है कि अगर 2-4 दिन में जब भी आपको वक्त मिल रहा है, हाँ आप बातें कीजिए, आपको कोई टेंशन एंजाइटी, क्योंकि उसमें सपोर्ट भी मिलता है। राइट। सपोज मैं बीमार हो गया, मेरे को कोई दिक्कत है, मैं अपनी मम्मी से डायरेक्ट नहीं कहूँगा, पापा से, मुझे पता है टेंशन हो जाएगी। ठीक है, वो मैं वहां पे शेयर करूंगा, तो मेरा भी टेंशन नहीं होगा, मेरा फायदा भी है। लेकिन रिलेशनशिप आजकल सर थोड़ा मतलब फिजिकल ज्यादा हो गया, सीधी बात है। Right, sure. ठीक है, इमोशनल नहीं बचा है, तो वो थोड़ा गलत है मेरे हिसाब से। बिल्कुल। अगर आप रिलेशन में कोई है सपोर्ट करने वाला, तो सपोर्ट बहुत अच्छा करेगा। मेरी जर्नी में 50% रोल है मेरी दोस्त का, ओके। क्योंकि मैं जब मेरे कॉलेज में, आपको सब पता नहीं होगा, सुसाइडल थॉट्स भी है, मैंने 2 बार मतलब लटक के ट्राई भी किया है, क्योंकि सर मेरे पास मैं फीस के पैसे नहीं थे, 3rd ईयर में मेरी कॉलेज छूट रही थी, तो एक बार तब ट्राई किया। 4th ईयर में फिर खाने के भी नहीं थे, मेस वाले ने बंद कर दिया था, तब लगा कि यार बर्डन नहीं हो, मैं तब ट्राई किया, तब मुझे वहां से सपोर्ट मिला। राइट। तो आपने ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है व्यूअर्स के लिए भी कि आज के टाइम में अगर आपके पास कोई ऐसा रिलेशनशिप या ऐसा, हो सकता है वो दोस्त हो सकता है आपकी गर्लफ्रेंड हो सकता है आपके पेरेंट्स हो, कोई भी हो सकता है, अगर आपको जर्नी में हेल्प करो, जैसे सर की हेल्प हुई थी उस टाइम पे, और उस समय आपके पास ऐसा बंदा होना बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको पुश दे, ना कि एक नेगेटिव पुल करे कि हाँ आप अपने सपनों से दूर इन शॉर्ट टर्म प्लेजर के चक्कर में पड़ जाओ। तो सर इसी के रिलेटेड मैं आगे थोड़ा सा सीरियस क्वेश्चन करना चाहता हूँ। एक कहावत की जाती है कि जब तक किसान का बेटा सिविल सर्विसेज में नहीं जाएगा तो वो एग्रीकल्चर की पॉलिसीज में चेंज नहीं कर पाएगा, बड़ा चेंज नहीं कर पाएगा। जैसे कोई बीएससी करा हुआ बंदा अगर नॉर्मल सोचता है, वो सोचता है हर कोई चेंज लाना चाहता है, लेकिन चेंज आप सिस्टम के अंदर में जाके लाते हो। तो आपका क्या कहना है कि जब तक सिस्टम में जाके, आपने भी जैसे वो नरेगा की बात करी कि नरेगा में मैं ये चेंजेस लाना चाहता हूँ, तो आपका क्या कहना है कि सिस्टम में जाके क्या क्या और चेंजेस एग्रीकल्चर एजुकेशन सिस्टम में और लाए जा सकते हैं? सर जैसे यूपीएससी के थ्रू डायरेक्ट पॉलिसी मेकिंग में जाने का सबसे बड़ा ऑप्शन यही है, उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई आपको इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। नहीं मिलेगी। तो आपको पता है प्रॉब्लम्स क्या क्या एग्रीकल्चर की, ठीक है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो अवेयरनेस नहीं है, तो वो आप एक डीएम बन के भी कर सकते हैं। जितनी पॉलिसी, जैसे ड्रिप इरिगेशन मान लें सर, उसके ऊपर 60% तक छूट मिल जाती है, लेकिन मेरे गांव में कोई फार्मर नहीं है जिसको इतना मिला हो। एक अपन खेत में पानी का कुंड बनाते हैं सर, उसके ऊपर सब्सिडी मिलती है। एक लाइट का जो कनेक्शन करना हो, ठीक है, उसमें 1 महीने नहीं लगते सर, एक सिर्फ आपको एप्लीकेशन देना हो जाता है। लेकिन मेरे गांव में हमने सर 20 साल हो गए, हमने वो फाइल लगाई हुई है, हमारी अब तक पास नहीं हुई। हमारे पास में एक लैंडलॉर्ड है, उसने जमीन खरीदी 20 किला, ठीक है, उसने जो भी पैसे जिसको भी दिए हैं, उसके तीसरे दिन कनेक्शन हो गया। हमारी 20 साल से फाइल नहीं आई,
क्यों नहीं आई वो रीजन तो मैं नहीं जान सकता, इतना डीप नहीं गया हूँ। अब आप जान लोगे। हाँ, लेकिन ये है सर, अगर मेरे जैसे बैकग्राउंड के जाएंगे तो मुझे पता है मैंने वो चीज फेस की है, राइट। मैं किसी और के साथ वो नहीं करूंगा। और वो होता है ना सर कि डोंट डू अनटू अदर्स एज यू वांट बी डन बाय। जो आप खुद सह नहीं सकते वो दूसरों के साथ मत करो। एक तो वो हो गया। दूसरा, पॉलिसी मेकिंग में चेंज की, जैसे मनरेगा है सर, उसमें मैंने देखा है क्या काम है, कितना है, उसको अगर हम एग्रीकल्चर के साथ लिंक कर दें, फार्मर्स को भी चीप लेबर मिल जाएगा। कुछ फार्मर्स अपनी तरफ से करेंगे, कुछ गवर्नमेंट अपनी तरफ से करेगी। जैसे गवर्नमेंट 200 रुपए दे रही है, गवर्नमेंट अपना 170 कर दे, फार्मर्स को 300 रुपए देने पड़ रहे हैं दिहाड़ी के उसी काम के, 200 फार्मर करे, जो काम कर रहे हैं उसको तो 400 मिल गए ना, फार्मर के जाएगा 300 मिलेंगे, गवर्नमेंट के जाएगा 200। उस हिसाब से हम धीरे धीरे चेंज ला सकते हैं। तो सर ये जो मनरेगा है उसमें एक काफी टाइम से एक डिबेट भी चल रही थी, मैं उसके बारे में थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ कि ये एक एंटी फार्मर टाइप ऑफ मूवमेंट या एक प्रोसेस हो गया है कि जब मनरेगा का जो पीक टाइम पीरियड होता है वो कोलाइड करता है फार्म लेबर की जो रिक्वायरमेंट होती है उस टाइम पे, तो उस समय लोग 200 के चक्कर में 250 के चक्कर में वो फार्म जहां उनको लेबरर्स की जरूरत होती है वहां नहीं जा पाते हैं। तो आपको जैसे आपने पॉइंट रखा, बहुत अच्छी पॉइंट है कि इसको आप फार्म लेबर के साथ इंटीग्रेट कर सकते हो तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। यस सर, ये मेरा सर यही मानना है कि चीजें सोल्यूशन चीजों के अंदर ही होते हैं। एग्जैक्टली। ठीक है, दो तरीके, या तो अपन कमियां निकालना है या उसका सोल्यूशन। अगर उनको इंटीग्रेट कर देंगे तो लेबर है उसको भी ज्यादा पैसा मिल रहा है, प्रोडक्टिविटी भी आएगी अपनी। ठीक है, जैसे हम देख रहे हैं सर मनरेगा प्रैक्टिकल की बात करें, क्या काम करते हैं हम देखते हैं, जाएंगे सड़क पे बैठना या थोड़ा बहुत घास फूस का, आप तो गांव से बंदे हो, आपको पता है सारी चीजें। थोड़ा घास रोड पे है तो काट दिया, घर ले आए, वही घास फार्मर के खेत पे कटवा दो ना। सही बात। वो फार्मर भी तो इसी काम के लेके, जैसे अपने बोलते हैं ना खुद ही करना जोतना, वही काम वहां करवा दो आप, उसको भी कुछ फार्मर देगा अपनी तरफ से, कुछ गवर्नमेंट देगी। श्योर सर। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जैसे मोस्टली स्टूडेंट्स की हम बात करते हैं, जैसे कोई बीएससी में आता है और उसके सर दिमाग में रहता है कि मुझे सुपरवाइजर बनना है, तो वो उस मेंटेलिटी से कैसे बाहर निकले, मतलब कि बड़ा टारगेट कुछ सोचे, मतलब ओनली इवन नॉट ओनली, ठीक है आप यूपीएससी करते हो वो तो द बेस्ट है, वो तो उससे तो अच्छा कुछ है ही नहीं, बट हायर एजुकेशन में भी जा सकते हैं स्टूडेंट्स। ओनली ग्रेजुएशन करके आज बेरोजगार है, जिसको हम बोलते हैं कि अपॉर्चुनिटी नहीं है और जॉब नहीं है, बट अपनी अपॉर्चुनिटी कैसे क्रिएट करें कि जैसे कि हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की आज बात करते हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी यही बोलते हैं कि कुछ क्रिएट कीजिए, आप सिर्फ जॉब के पीछे मत भागिए, कुछ ऐसा अपना इनोवेटिव एक आइडिया लाइए कि जिससे आप जॉब क्रिएटर बनो, ना कि आप जॉब सीकर रहो। तो वो कैसे कर सकते हैं और एग्रीकल्चर के स्टूडेंट इसको किस डायरेक्शन में आप देखते हो, जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसको? ये सुपरवाइजर की बात है सर, वो सबसे गलत मानता हूँ मैं, जॉब को गलत नहीं मान रहा। ठीक है, वो 12th पास बंदा है उसके लिए बनी है मोस्टली। ठीक है, आप ग्रेजुएशन कर ली, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन पीएचडी कर ली, उसके बाद अगर आप सुपरवाइजर जा रहे हो तो मुझे नहीं लगता सर कि आप जस्टिस कर रहे हो अपने साथ। दूसरी सर, अगर एग्रीकल्चर में करें तो मोस्टली कॉलेज में एनसीसी होता है, बच्चों को इतना भी नहीं पता सर कि सीडीएस में आपको एग्जाम नहीं देना, अगर आपके पास एनसीसी है ना आपको डायरेक्टली वहां पे एसएसबी देना है, एग्जाम भी नहीं होता। और ये बात अपने अगर जोबनेर की भी कहूँ मैं तो जोबनेर से सिंगल शायद बंदा होगा कोई जो गया होगा, वो भी नहीं है, इवन अवेयरनेस नहीं है उनको। श्योर हेमंत जी, इवन हम बात दूर तक क्यों जाए, मेरे भी एनसीसी थी आपको मालूम है, और मेरे को भी ये बात आज ही मालूम हुई है, बिकॉज अवेयरनेस वास्तव में नहीं है और ये सिस्टम की गलती है। आपने सामने रिजल्ट है, बिल्कुल देखो इसमें कोई वो भी नहीं है, जो करा रहे हैं वो बताओ ना भाई, सीडीएस में कितनी अच्छी पोस्ट है सर। श्योर, बिल्कुल। तो वहां से जो अपना जो इनहेरेंट जो होना चाहिए नॉलेज का वो नहीं हो पा रहा, डिसेमिनेशन नहीं हो रहा है नॉलेज का, बिकॉज उसके लिए भी वो चाहिए ना। फिर हम देखो बात करते हैं तो कि जो मेनली जो सिलेक्शन प्रोसीड्यूर होता है वो भी हम जानते हैं आजकल कि जिसमें आज असिस्टेंट प्रोफेसर की इतनी बड़ी वैकेंसी है, 6000 पे ग्रेड की कोई वैकेंसी होती है। आई थिंक यूपीएससी का पे ग्रेड भी आई थिंक इक्विवेलेंट है, या सर आज तक सैलरी नहीं देखी तो थोड़ा आइडिया। हाँ, तो मतलब जैसे भी हम देखते हैं तो पे ग्रेड में हम देखते हैं तो उसकी केवल इंटरव्यू बेसिस पे आज हो रहा है सिलेक्शन। तो कई चीजें मैटर करती है कि उसके अंदर भी एपी में भी आज क्यों नहीं प्री नहीं करा सकते, क्यों मेंस नहीं करा सकते। आपको इवेल्युएशन करना है तो उस इवेल्युएशन का एक तरीका होता है ना, आप कंप्लीट प्रोसीड्योर को फॉलो कीजिए, उसके बाद में आप चयन कीजिए। जब क्वालिटी आएगी तो क्वालिटी चीज तो आप क्वालिटी दे पाएगी ना, जब क्वालिटी नहीं आएगी तो आगे कैसे क्वालिटी देगी। तो वही चीजें हैं, वो बहुत मुद्दे की भी बातें हैं, बट हम प्लेटफॉर्म पे मेरे ख्याल से सर का ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए एक चीज हो सब व्यूअर्स इंतजार भी कर रहे होंगे, वो चीज पूछना चाहता हूँ
लाइफ पहले बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, प्रिपरेशन के टाइम पे बहुत थॉट्स आते हैं, ये कैसे होगा, क्या होगा या नहीं होगा, लेकिन अब आपकी लाइफ कैसी है, क्या मजा आ रहा लाइफ है बिफोर एंड लाइफ लाइफ आफ्टर? क्लियरिंग सर यूपीएससी। वो पहले एक वर्ड पढ़ा था इंग्लिश में, ड्रास्टिक चेंज, ठीक है, तो वो देखा है सर। राइट। मतलब पहले दिन जो मतलब रिजल्ट आया था मेरे 1:33 पे, 16 तारीख को, 16 अप्रैल 1:33 से। उससे पहले मुझे कोई नहीं जानता था। उसके बाद सर मेरे इतने जानकार हुए हैं, मतलब थोड़ी देर बाद मैंने फोन चेक किया, जैसे मैंने रिजल्ट मेरा इतना अच्छा नहीं मान रहा मैं, क्योंकि मैंने सबसे पहले मेरे अरविंद सर हैं जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, इतना पढ़ाया, उनका देखा, उनका लिस्ट में नाम नहीं था तो मैंने अपना देखा ही नहीं। मेरे पास दोस्त का फोन है कि तेरा हो गया, मैं कहा ठीक है। मैंने पापा को फोन किया, पापा हो गया। उनकी तो हैप्पीनेस होगी अलग ही। उनका तो ये था सर कि वो बैंक में मम्मी के मनरेगा के पैसे लेने गए थे, किसी और के बाइक पे बैठ के आ रहे हैं, उसमें चाबी लगा के ट्राई कर रहे हैं। जो कोई रास्ते मिल रहे हैं उसको बोले काटना यार, मुझे सपना तो नहीं है। उनका अलग था, लेकिन मेरा ये था सर, मैंने पापा को फोन किया, उसके जस्ट बाद फोन को साइलेंट कर दिया, और 750-800 प्लस मिस कॉल नए नंबर से, पुराने नहीं नए नंबर से। इवन मैंने नंबर दे नहीं रखा किसी को, फिर भी इतने तो मेरे पास मिस कॉल आए उस टाइम। उसके बाद मैं गया तो हर बंदा बोल रहा है कि तू तो मेरा खास, हमने तो एक थाली में खाया है, मैं तो आज तक किसी के साथ नहीं खाया, लेकिन फिर भी मैं फिर ननिहाल में गया तो मेरे को पहले था कि मेरे नाना जी है, उनके भाइयों का भी नहीं पता था, उनके को भाई है, मामा जी है, इतना पता था। उस दिन सर मेरे 200 मामा 200 मौसियां बनी है, नानियां, कि तू तो हमारे हाथों में जवान हुआ है। मतलब ड्रास्टिक इतना इज्जत। और उससे जैसे रिजल्ट है, उससे मैं 10-15 दिन पहले गाँव गया था एक बार, मेरा कोई काम था पंचायत समिति में, तो मैंने उनसे कहा कि सर ये काम है, 2-3 मिनट सुनी, उन्होंने फिर निकाल दिया बेइज्जती करके। तो मेरा दोस्त था मेरे साथ मंजीत, वो बोला कि 10-15 दिन रुक, यहीं आएंगे। पता नहीं कहाँ से उसको कॉन्फिडेंस था, मेरा तो डर था कि होगा नहीं होगा। सिलेक्शन के जस्ट बाद गया सर मैं, वो सेम बंदा सर सर कह के, मतलब अलग ही लेवल की इज्जत है। अब बहुत अच्छी इज्जत मिल रही है सर, लेकिन मैं नहीं बोलता कि मेरे को इतनी इज्जत करो। इज्जत तुम लाखों हिम्मत पारिक दबे पड़े हैं, ठीक है, मैं अकेला हिम्मत पारिक नहीं हूँ। मुझे अपॉर्चुनिटी मिला सर, मुझे सीनियर्स का सपोर्ट मिला पढ़ने के लिए, मुझे दिल्ली में आया तो मुझे यहाँ पे रहने का, खाने का, पारिक में जो मांगीलाल जी पारिक है उन्होंने सपोर्ट किया, उसके बाद मैं बना हूँ। तो मेरे ऐसे ऐसे दोस्त थे सर जो 10th में थे, 12th में ट्यूशन करवाते, वो 12th के बच्चों को, इतने टैलेंटेड थे, उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिला, गरीबी ने मार दिया, उनको अवेयरनेस नहीं थी, ठीक है, वो दब गए। तो मेरा मानना है सर, मुझे आप इज्जत कम, मुझे सीधा बुला लो हिम्मत नाम से, आप जो बंदा दबा पड़ा है ना उसको उबार दो, ठीक है, उसको सपोर्ट कर दो, मैं ज्यादा खुश होऊंगा। अभी लोग आते हैं सर कि सम्मान करना है आपका, मैं बहुत रेयर चांस में जाता हूँ वहां पे, मैं बोलता हूँ यार सम्मान अब कर रहे हो, पहले कहाँ थे, ठीक है, जिनका नहीं हो रहा उनको भी सम्मान उतना ही दो, जिन्होंने इंटरव्यू दे दिया है, तैयारी की सोची है ना यूपीएससी की, वो भी आपकी नजर में तो आई है सर, इतना बड़ा सपना लेना, सोच लिया वहीं पे, वो एक उनकी इज्जत करो आप, ठीक है, और जो दबे पड़े हैं ना उनको सपोर्ट कर दो। मेरे सम्मान में आप 20-50 हजार लगाओगे ना, वो उनकी फीस भर दो कहीं पे, बस मेरा सम्मान है। और यही रिक्वेस्ट है मेरी सर सबसे कि बस चेंज तो लाइफ होगी सर सारी। श्योर, हम सभी दर्शकों से भी यही बोलना चाहेंगे कि अगर कोई आपके आसपास को तैयारी करना चाह रहा है किसी भी एग्जाम की, उसको सपोर्ट कीजिए, कभी भी उनका मोरल डाउन मत कीजिए। आप ये मत बोलिए कि तू बन जाएगा क्या कलेक्टर, जैसे ताने मिले थे, बट वो कहते हैं ना कि ताने आग भी लगाते हैं, और वही चीजें किसी इंसान को आगे पहुंचाती है। अगर हम कुछ शुरुआत करते हैं तो लोग कुछ ना कुछ बोलेंगे, क्योंकि लोगों का काम है कहना। तो आप लोगों पे ना ध्यान दीजिए और लक्ष्य बनाइए। और इससे जो हमारे वीडियो, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, तो आप उसमें जुड़ सकते हैं। अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उसमें हम हेमंत सर को भी उसमें कनेक्ट कर देंगे, जो 24/7 रेडी है। अगर कोई प्रिपरेशन करना चाहता है, एग्रीकल्चर का स्टूडेंट सीरियसली अगर प्रिपरेशन करना चाहता है, उसी के लिए, ऐसा नहीं जैसा सर ने बताया कि हाँ कि अब तो सर बन गए, कल को कलेक्टर बनेंगे, जानकारी बनाने के लिए मैं कर लेता हूँ कि मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, 5 दिन सर से पूछ लूंगा, 6ठे दिन बोलूंगा और सर मिलते हैं ना एक बार, वो वाला नहीं। सीरियसली अगर प्रिपरेशन करना चाहते हैं, अगर आपने सोचा भी है कि हाँ मेरे को करना है बट मैं कैसे शुरुआत करूं, एक बार बात करना चाहते हैं, तो आप वो ग्रुप ज्वाइन कीजिए, हम आपको बात करवा देंगे। और उसके अलावा भी आपका कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और सपना देखिए, जैसा हेमंत सर ने देखा सपना, आप भी कर सकते हैं। और जरूरत है कुछ चेंज की, आप चेंज सिस्टम में आएंगे तो आप चेंज लाएंगे। इसी के साथ यूपीएससी के एग्जाम है, उसी प्रकार से हमेशा बड़ा टारगेट लीजिए। जैसे कि एग्रीकल्चर के अंदर हम बात करते हैं,
साइंटिस्ट बनने का सोचिए, वहां से ऐसा सोचिए कि आप किस प्रकार से रिसर्च कर सकते हैं। आप पहले एक चीज सोचिए कि मेरे को वो बनना है, फिर आप उस प्रोसेस को जानिए, क्या क्या तरीके होते हैं उसके अंदर जाने के लिए, कैसे हम एंटर कर सकते हैं। नॉट ओनली फॉर बीएससी, सर ने जैसे बीएससी में अपनी स्टार्ट कर दी थी बिकॉज इनको उसी टाइम पे पता चल गया था और अपनी कर दी। कोई आज एमएससी का स्टूडेंट देख रहा है, आप आज भी कर सकते हो, बस दैट्स कि आप में जुनून होना चाहिए, आप में तैयारी करने का। और सर इसी के साथ हम एंड करेंगे। आप कुछ दर्शकों को लास्ट में कुछ एक संदेश देना चाहेंगे, तो आप कुछ संदेश ऐसा दीजिए सर प्लीज। संदेश यही है कि यार, एक तो आप कैसे हो क्लास में कोई डिसाइड नहीं कर सकता कि आप कर सकते हो कि नहीं, आपको छोड़ करके, ठीक है। आप एवरेज हो, बिलो एवरेज हो, टॉपर हो, कोई मैटर नहीं करता। टॉपर को मैंने खराब होते देखा है और लोफर को मैंने निकलते देखा है, ठीक है। दूसरी बात, अगर आपको करना है ना तो किसी पे गौर मत कीजिए, बस एक वर्ड है सर, खुद के साथ ऑनेस्ट रहना। आप खुद के साथ ऑनेस्ट रहेंगे ना, कितना ही बड़ा एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम आप निकाल दोगे। ये नहीं है कि आप पढ़ आधी घंटा रहे हो, खुद को बोल रहे हो मैं आज बहुत पढ़ दिया। आपको पता है आपका टारगेट 8 घंटे का है ना, अगर आप 6 घंटे पढ़े हो तो लॉ ऑफ पनिशमेंट कर लो, भी आज खाना मत खाओ, ठीक है। 2 घंटा कम सो लो, कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो सही बात है, लोग बोलते हैं 6 घंटे 8 घंटे सोएंगे, वो भाई 2 घंटे एक दिन कम सो लो, लेकिन अपना टारगेट पूरा करो, ठीक है। खुद के साथ ऑनेस्ट रहो अच्छे से, अपने माता पिता गुरुजनों का सम्मान करो और आगे बढ़ो। एक सोच बहुत बड़ी रखो, ये नहीं है कि पीएचडी करने के बाद भी, एमएससी करने के बाद आप खुद के साथ जस्टिस करो भाई। ये समाज के लिए नहीं करना कि यार मैं सुपरवाइजर लग गया, लोगों लग गया, सरकारी नौकरी है। लोगों को ऐसा ही, मतलब आप कितना ही कुछ कर ले, लोग तो जलेंगे। आप कामयाब हो जाएंगे, फिर वो सोचेंगे क्यों हो गया, नहीं होंगे तो आपको बोलेंगे कुछ कर नहीं रहा। तो सर ने जैसे कहा कि इसमें खुद के भी बहुत स्कोप है, जॉब सीकर से ज्यादा जॉब प्रोवाइडर बनिए आप, ठीक है। और कोई बड़ा सपना लीजिए, सपने के कोई पैसे नहीं होते, भी सोचने के अगर कोई पैसे ले रहा है आपको तो मेरे को बता दीजिए, वो मैं पे कर दूंगा। बाकी अच्छे से सोचिए, सर का ग्रुप है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, मैं उसमें आपको तैयार मिलूंगा 24/7। अगर सही से आपको तैयारी करनी है, वो नहीं कि 2 दिन मैसेज के बाद हेलो सर कैसे हो, तो उसके लिए तो भाई टाइम है नहीं। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट और थैंक यू सर।